Welcome to Priyanka, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 9th Science Chapter 15 Improvement in Food Resources. We all know that all living organisms need food. ये हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको फूड चाहिए. फूड सप्लाईज, फूड से हमें क्या मिलता है? फूड में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सब फूड हमें प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी में. एंड ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट. ये सब हमें हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है. तो बोथ प्लांट्स और एनिमल्स. और ये किससे मिलता है हमें फूड? फूड हमें मिलता है प्लांट्स या एनिमल्स से. ये दोनों ही फूड के सोर्सेज हैं. वी ऑब्टेन both plants and animals are the major sources of the food. Plants and animals, these are the major sources. Most of this food from agriculture. तो हमें ज़्यादातर फूड एग्रीकल्चर से मिलता है. फार्मर्स जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं. और एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को जो रखा जाता है और फिर एनिमल्स से जैसे जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, मिल्क, मीट, एग्स, that is all included in the animal husbandry. We read in newspapers that efforts are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry. प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश की जाती है. तो ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो करंट पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. तो बढ़ती पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए लोगों की फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी ज़रूरी है. और इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री. आ पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन और स्टिल ये बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन. तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए फूड भी बढ़ना चाहिए, फूड की प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए. एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सून नीड मोर देन 250 million tons ऑफ ग्रेन एवरी ईयर. तो इतनी पॉपुलेशन के लिए 250 million tons का ग्रेन हर साल चाहिए. और ये किस तरह से हो सकता है? ये फार्मिंग के थ्रू ही हो सकता है कि लैंड पे ज़्यादा फार्मिंग की जाए. और इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टिवेटेड लैंड है फार्मिंग के लिए. एज अ रिज़ल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन. तो अब ज़्यादा स्कोप नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा और लैंड हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो हम जितना हमारे पास लैंड है उसी में हम और ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, इस पे आजकल रिसर्च होती है. तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज अ प्रोडक्शन एफिशिएंसी. प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए. दैट मीन्स जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, जो ग्रेन्स वो ग्रो कर रहे हैं, जो भी फूड वैरायटीज़ वो ग्रो कर रहे हैं, वो ऐसी फूड वैरायटीज़ ग्रो करें क्रॉप्स की जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, कम लैंड में ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो सके, ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो सके. Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some successes so far, and we have had the Green Revolution. Green Revolution आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है. Green Revolution से फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बहुत बढ़ी थी इंडिया में. And we also had the White Revolution. White Revolution से availability of milk की प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाया गया था. तो ग्रेन्स की प्रोडक्शन के लिए नेम दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड मिल्क के लिए वाइट रेवोल्यूशन. However, these revolutions mean that our natural resources are getting used more intensively. हमारे जो natural resources हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं. As a result, there are more chances of causing damage to our natural resources to the point of destroying their balance completely. Therefore, it is important that we should increase food production. इसलिए हमारे लिए बहुत important है कि food production को increase किया जाए विदाउट डिग्रेडिंग आर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाए बिना, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो और फूड प्रोडक्शन भी बढ़ जाए. Hence, there is a need for sustainable practices. तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चरल में और एनिमल हस्बेंड्री में ज़रूरी है. सस्टेनेबल का मतलब हुआ कि हम नेचर को कोई हार्म नहीं पहुंचाएं
लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकें और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम वो नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकें. ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड हंगर. ऐसा नहीं है कि हम वेयर हाउसेज में स्टोरेज की प्रोडक्शन को बढ़ा दें. वेयर हाउसेज में जो ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, अगर हम स्टोरेज को बढ़ा दें तो हमारे इंडिया में जो मैल न्यूट्रिशन है, जैसे लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाती है. और हंगर मतलब भूख, तो स्टोरेज बढ़ाने से मैल न्यूट्रिशन और हंगर दूर नहीं हो जाएगी. पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड. लोगों के पास पैसा होना चाहिए फूड को खरीदने के लिए. फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट. तो फूड सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है कि लोगों के पास फूड भी हो और फूड खरीदने के लिए उनके पास पैसे भी हों. द मेजॉरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन डिपेंड्स, हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए. तो इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है. तो increasing the income of people working in agriculture is therefore necessary to combat the problem of hunger. तो जो लोग एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए. साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन. येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के अब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ करना चाहिए फार्म में, जिससे कि उन्हें हाई ईल्ड्स मतलब उन्हें ज़्यादा हाई प्रोडक्शन हो सके उनके फार्म्स में. For sustained livelihood, one should undertake mixed farming. फार्मिंग की कुछ मेथड्स हैं कि उन्हें मिक्स्ड फार्मिंग भी यूज़ करनी चाहिए, इंटरक्रॉपिंग मेथड भी यूज़ करना चाहिए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी यूज़ करनी चाहिए फार्मर्स को. फॉर एग्जांपल लाइक द कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, बी कीपिंग. तो फार्म्स में वो लोग एग्रीकल्चर भी करें और उसके साथ उन्हें क्या कंबाइन करना चाहिए, उन्हें लाइव स्टॉक जो उनके एनिमल्स हैं उनको भी वहाँ रखना चाहिए. डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, पोल्ट्री को भी रखना चाहिए, फिशरीज़ भी साथ में करनी चाहिए, बी कीपिंग भी करनी चाहिए. तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर के साथ साथ ये प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए जिससे उनकी इनकम बढ़ सके. द क्वेश्चन दस बिकम हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स. तो हम ये लाइफ स्टॉक्स की और प्रोडक्शन, क्रॉप्स की यील्ड को, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं. तो फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स. सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सोरगम, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं. तो ये आपको एग्जांपल्स लर्न करने पड़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडिंग फूड, प्रोटीन रिच फूड, इनके एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए. तो ये जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होता है, जैसे कि गेहूँ हो गया, राइस, चावल, मेज़, मक्का, तो इस तरह की सोरगम, ये सारी चीज़ें हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती हैं. पल्सेस हो गई, पल्सेस दालों को बोल रहे हैं, जैसे कि ग्राम इज़ चना, पी मटर, ब्लैक ग्राम इज़ उड़द दाल, ग्रीन ग्राम इज़ मूंग, पिजन पी इज़ अरहर दाल, लेंटिल इज़ मसूर दाल. दे प्रोवाइड अस द प्रोटीन्स, ये हमें प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं. सीरियल से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, पल्सेस से प्रोटीन्स मिलते हैं. ऑयल सीड्स जो हैं, ऑयल सीड्स जैसे कि सोयाबीन सीड्स हो गए, सोयाबीन सीड से सोयाबीन ऑयल मिलता है, ग्राउंडनट से ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे से सेसमे ऑयल, सेसमे इज तिल, कैस्टर से कैस्टर ऑयल मिलता है, मस्टर्ड इज सरसों का तेल, तो मस्टर्ड सीड से सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल मिलता है. लिनसीड एंड द सनफ्लावर सीड से सनफ्लावर ऑयल मिलता है. तो ये सब हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं जो हम एज अ वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं हमारी किचन में. Vegetables, spices and fruits, they provide a range of vitamins and minerals. इन सब से हमें vitamins और minerals प्रोवाइड होते हैं. ये बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन्स, in addition to small amounts of proteins, carbohydrates and fats. कुछ small amount of protein, carbohydrates और fats भी होते हैं vegetables, spices और fruits में, और vitamins और minerals भी होते हैं. Now in addition to these food crops, fodder crops कौन से होते हैं, जो animals खाते हैं, जैसे फार्म में जो animals रखे जाते हैं, तो जो एनिमल्स को फीड कराया जाता है वो फॉडर क्रॉप होता है. लाइक द बरसीम, ये इनके नेम्स आपको लर्न करने. ओट्स, सूडान ग्रास, दे आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइफ स्टॉक्स. इनको फार्म में उगाया जाता है जिससे फॉडर क्रॉप, जिससे एनिमल्स को खिलाया जा सके. सो द पिक्चर्स आर शोन. मेज,
sunflower, different types of crops. Now the different crops require different climatic conditions. Crops को अलग crops require different climatic conditions, temperature and photo periods for the growth and completion of the life cycle. अलग अलग क्रॉप्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जैसे कि उन्हें अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंट होता है, फ़ोटो पीरियड्स, उनकी ग्रोथ में कितना फ़ोटो पीरियड, कितना उन्हें लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, और उनकी लाइफ साइकिल कितने टाइम की है. फ़ोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. कितना सनलाइट ड्यूरेशन चाहिए प्लांट्स को, दैट इज़ द फ़ोटो पीरियड. ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट. प्लांट की ग्रोथ और प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल आते हैं प्लांट्स में, ये सब सनलाइट पे डिपेंडेंट है. एज वी ऑल नो, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन. कुछ ऐसे क्रॉप्स भी होते हैं जो सिर्फ जो रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, कॉल्ड द खरीफ सीजन, फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू द अक्टूबर. तो जो जून से लेके अक्टूबर के मंथ तक जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जैसे जून में उनके सीड्स को सो कर दिया जाता है, बुआई की जाती है, और अक्टूबर तक उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. हार्वेस्टिंग मीन्स उसकी कटाई कर दी जाती है, फसल की जैसे बोलते हैं, कटाई कर दी जाती है अक्टूबर तक. तो इस क्रॉप्स को बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स, और ये खरीफ सीज़न होता है ये. एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन. जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं, वो रबी सीजन बोला जाता है विंटर का, जो कि स्टार्ट होता है नवंबर टू अप्रैल. तो नवंबर में सीड्स को सो कर दिया जाता है सॉइल में, फार्मर्स उसको सो कर देते हैं. अप्रैल तक उनकी जो क्रॉप्स होती हैं वो मेच्योर हो जाती हैं, और फिर वो उसको अप्रैल तक हार्वेस्ट कर लेते हैं. जैसे कि वीट होती है, गेहूँ, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं. पैडी इज़ राइस, चावल जो होता है रेनी सीजन में ग्रो होता है, उसे बहुत पानी चाहिए होता है. तो ये खरीफ क्रॉप्स हैं. वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब रबी क्रॉप्स हैं जो विंटर सीजन में ग्रो होते हैं. तो ये आप डेफिनेशंस लर्न करेंगे, खरीफ सीजन, रबी सीजन, और इनके एग्जाम्पल्स, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, एग्जाम्पल्स इनके लर्न करने. इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ 4 times increase in the production of food grains. इंडिया में 4 times मतलब 4 गुना फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है. 1952 से कंपेयर करें 2010 में तो 4 times इंक्रीज़ हुआ है. विद ओनली 25% इंक्रीज़ इन द कल्टिवेबल लैंड. लैंड जो कल्टिवेशन के लिए जो लैंड बढ़ाया गया है वो 25% बढ़ाया गया, पर जो फूड की प्रोडक्शन है वो 4 times बढ़ी है. तो हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव. तो कैसे इसको प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया गया. तो फार्मिंग की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो यूज़ करी गई हैं, जिनको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट इज़ द चॉइस ऑफ द सीड. सबसे पहले फार्मर ये देखेगा कि कैसा सीड लगाना है. तो अच्छी क्वालिटी का सीड अगर फार्मर लगाएगा, अच्छी क्वालिटी के सीड्स अगर वो सो करेगा सॉइल में, तो अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगे. तो सबसे पहले सीड्स की चॉइस जो करी जाती है वो देखा जाता है कि किस तरह का सीड लेना है. सेकेंड इज़ नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप्स. फिर क्रॉप्स जब ग्रो होता है तो किस तरह से उसे नर्चर करा जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है. नेक्स्ट इज़ क्या क्या उस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको पूरा करा जाता है. थर्ड इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम द लॉस. थर्ड जो स्टेप है कि किस तरह से उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा. प्रोटेक्ट किससे किया जाएगा, जो पेस्ट होते हैं, जो वहाँ पे फंगस होती है, इंसेक्ट्स होते हैं, इन सब से क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है. तो किस तरह से प्रोटेक्शन की जाएगी फार्म में. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज. फर्स्ट इज़ द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, सेकेंड इज़ द क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, एंड थर्ड इज़ द क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन इन डिटेल. फर्स्ट इज़ द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट. सबसे पहले फार्मर को क्या करना होता है, क्रॉप की वैरायटी ढूंढनी होती है कि किस तरह ऐसी वैरायटी वो लगाए जिससे उसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो उसकी फार्म में. वैरायटीज़ और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टर्स सच एज डिजीज़ रेजिस्टेंस. तो प्रॉपर ब्रीडिंग से
प्लांट्स की ब्रीडिंग करा के जो यूज़फुल कैरेक्टरिस्टिक्स जो फार्मर्स को चाहिए, जैसे कि एक तो उन्हें डिजीज़ रेजिस्टेंट चाहिए होता है कि प्लांट में जल्दी से कोई बीमारी ना हो, रेजिस्टेंट हो वो डिजीज़ से, रिस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, हाई ईल्ड हो, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो. One way of incorporating desirable characters into the crop variety is hybridization. एक मेथड है hybridization मेथड. Hybridization मेथड से जो भी desirable characters हैं वो उस crop variety में हम incorporate उसके अंदर डाल सकते हैं. Hybridization refers to the crossing between genetically dissimilar plants. जो genetically plants similar नहीं हैं, जो dissimilar हैं, उनका cross करवा के जो नया plant बनेगा, जो seeds बनेंगे, उन seeds को sow करके हम हाइब्रिडाइजेशन से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वेराइटल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़. ये किस तरह की हो सकती है? डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस करा के नए प्लांट्स बनाए जा सकते हैं. इंटर स्पेसिफिक, जो दो डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज़ के बीच में हो, बट वो सेम जीनस की हो बट स्पीशीज़ उनकी अलग हो. इंटर जेनेरिक, जो बिटवीन डिफरेंट जेनेरा, बिटवीन जेनेरा के बीच में हो. सो अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन. एक और मेथड है जिसमें जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, डिज़ायर्ड जीन, टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक. इन्हें बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं ये लैब में बनाए जाते हैं. कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है. वहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कुछ एनिमल के जीन्स होते हैं, वो प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं. ये होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जैसे कि इसका एग्जांपल है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल. इसमें कुछ इंसेक्ट्स के जीन्स ब्रिंजल के अंदर या कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और इससे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएमओ बोला जाता है इन्हें, जीएमओ क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें अपने आप ही रेजिस्टेंस होता है उस पेस्ट के लिए, इंसेक्ट के लिए. उनकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होता है, वो पेस्ट उसको ख़राब नहीं कर सकते प्लांट को. For new varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety produces high yields. तो जो नई वैरायटी है वो हाई यील्ड देनी चाहिए, प्रोडक्शन बहुत हाई होनी चाहिए. अंडर डिफरेंट कंडीशंस, कैसी भी कंडीशंस में उसको ग्रो करें तो प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए. फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी. फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करने चाहिए. दैट इज़ द सीड्स should all be of the same variety and germinate under the same conditions. सारे seeds same variety के होने चाहिए और same conditions में वो germinate होने चाहिए. Cultivation practices and crop yield are related to the weather. तो ये cultivation की practices जो हैं और crop, कितनी crop में yield हो रही है, कितना produce हो रहा है, लास्ट में जो कितना प्रोडक्शन होता है, वो सब वेदर से भी रिलेटेड है, सॉइल की क्वालिटी से भी रिलेटेड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना वाटर अवेलेबल है प्लांट्स को. सिंस वेदर कंडीशंस सच एज ड्रॉट, अगर ड्रॉट सूखा पड़ जाता है या फ्लड आ जाता है, फ्लड सिचुएशंस ये अनप्रिडिक्टेबल है, इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये कभी भी आ सकती है. तो वैराइटीज़ दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity, जो ऐसी varieties होती हैं soil salinity, they are tolerant, वो tolerate कर सकती हैं soil के अंदर, जैसे salt ज़्यादा होते हैं तो उसको वो tolerate कर सकती है. तो ऐसी varieties भी lab में develop की जाती हैं. And some of the factors for which variety improvement is done are higher yield. किस लिए variety का improvement किया जाता है? जिससे higher yield मिले. पर एकड़ लैंड पे बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो सके फार्मर को. इम्प्रूव्ड क्वालिटी अच्छी हो सके. जैसे कि अगर हम वीट की बात करते हैं तो वीट में हम ये देखेंगे कि बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. जो रोटी बनती है वो वीट प्रॉपरली अच्छे से बेक होती हो. पल्सेस अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो पल्सेस में ये देखना पड़ता है कि उसमें प्रोटीन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए. ऑयल सीड्स के ऐसे सीड्स लेने पड़ते हैं जिनकी ऑयल क्वालिटी अच्छी हो. या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे ग्रो करें जिनकी प्रिजर्विंग क्वालिटी, उन्हें हम प्रिजर्व करके रख सकें अच्छे से. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस,
बायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो गया, जैसे डिजीज़ हो गई, इंसेक्ट्स, निमेटोड्स, ये सब क्रॉप के प्रोडक्शन को जो डिक्रीज़ कर देते हैं। और ए बायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। बायोटिक और ए बायोटिक रेजिस्टेंस मतलब डिजीज़ के अगेंस्ट, इंसेक्ट और निमेटोड्स के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, जिससे वो प्लांट को ख़राब नहीं कर सके। ए बायोटिक रेजिस्टेंस इन सारी कंडीशंस में भी प्लांट सर्वाइव कर सके। वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। तो ऐसी कंडीशंस में भी अगर प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, ऐसी वेराइटीज जो ग्रो कर सकती है ऐसे स्ट्रेस के अगेंस्ट, तो उससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सकता है। क्योंकि ऐसा इंडिया में बहुत सारा लैंड है जहाँ पे इस तरह की सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स है, तो वो लैंड वेस्ट हो जाता है, वहाँ पे क्रॉप्स फिर ग्रो नहीं होते। तो चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन। मेच्योरिटी ड्यूरेशन जैसे क्रॉप ग्रो कर रहा है और मेच्योर कितना जल्दी हो रहा है, तो मेच्योरिटी अगर जल्दी ड्यूरेशन कम हो जाती है तो ये फार्मर्स के लिए अच्छा है कि शॉर्टर ड्यूरेशन होगी क्रॉप की, सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में कम टाइम होगा, तो उतना ही क्रॉप इकोनॉमिकल होगा फार्मर के लिए ग्रो करने के लिए, तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउ फार्मर्स, तो इससे क्या होता है, फार्मर मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स पूरे साल में कई क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कॉस्ट, जो क्रॉप प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जो जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें जितना भी फार्मर का जो पैसा लगता है वो पैसा कम लगता है वहाँ पे। यूनिफॉर्म मेच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी। यूनिफॉर्म मतलब एक टाइम पे ही पूरी जो क्रॉप है वो एक साथ में मेच्योर हो रही है, एक साथ पक रही है, उसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है, कटाई करी जाती है, इससे फार्मर के लिए इजी हो जाता है और जो लॉस होता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे वो भी कम होता है। तो जो हार्वेस्टिंग और ग्रोइंग के बीच का ड्यूरेशन है वो कम होना चाहिए और यूनिफॉर्म मेच्योरिटी होनी चाहिए। पूरी जो फसल है वो एक साथ पकनी चाहिए, जिससे फार्मर एक बार में उसकी कटिंग कर सके। वाइडर एडाप्टेबिलिटी मतलब वो एडजस्ट कर सके, जैसी भी कंडीशंस हो वहाँ पे क्रॉप ग्रो कर सके। Developing varieties for wider adaptability will help in stabilizing the crop production under different, कैसी भी environmental condition हो वहाँ पे वो crop grow कर सकती हो। One variety can then be grown under different climatic conditions in, तो अलग अलग areas में उस एक ही crop को grow किया जा सकता है, एक ही variety की। Desirable agronomic activities, जो डिज़ायरेबल, जो हमें चाहिए, एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें चाहिए प्लांट में, जैसे कि टॉलनेस और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स लंबे होने चाहिए और ब्रांचिंग उनकी प्रोफ्यूज होनी चाहिए, काफ़ी ब्रांचिंग होनी चाहिए, जिससे कि फॉडर प्लांट्स जो उनको एनिमल्स को ज़्यादा फूड मिल सके। सीरियल्स में है वह ड्वार्फनेस होनी चाहिए। कैरेक्टर्स लर्न करने आपको, जैसे सीरियल्स हैं वो छोटे होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। प्लांट की हाइट है वो छोटी होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो, so that the less nutrients are consumed, plants less nutrients consume करें और हमें crop भी, grains भी ज़्यादा मिल जाए। Thus developing varieties of desired agronomic characters help give higher productivity, तो इससे भी हमें ज़्यादा productivity मिल सकती है। Now next step is the crop production management. In India there are many agricultural based, as in many other agricultural based countries, farming ranges from small to very large farms. तो फार्मिंग है वो छोटे फार्म्स में भी होती है, बहुत बड़े बड़े फार्म्स में भी होती है, जो एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज़ होती हैं इंडिया की तरह। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड। कुछ फार्मर्स के पास कम लैंड होता है, ज़्यादा लैंड होता है। मनी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कितनी उन्हें मिल रही है फार्मिंग के बारे में, किस तरह उन्हें ग्रो करना चाहिए, कौन सी वैरायटीज़ यूज़ करनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है उस पर कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा। इन शॉर्ट
It is the money or the financial condition that allow farmers to take up different farming practices. तो फार्मर के पास कितना पैसा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये उस पर डिपेंड करता है वो कौन सी फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को और एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है. अगर उसके पास बहुत कम पैसे होंगे, बहुत थोड़ी सी लैंड होगी, तो वही अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करेगा, जैसे कि प्लो यूज़ करेगा, हल चलाएगा, हल चला के अपने फार्म में थोड़े क्रॉप्स लगा लेगा. जो उसके पास सीड्स हैं वो जो स्टोर करके रखे हुए उन्हें ही सो कर लेगा. अगर उसके पास बहुत बड़ी लैंड है, बहुत ज़्यादा मनी है, तो वो ट्रैक्टर यूज़ करेगा कल्टीवेशन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, बहुत सारी कंबाइंस मशीन्स यूज़ करेगा. तो ये सब मनी पे डिपेंड करता है. देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी एट डिफरेंट लेवल्स. दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट आर द इसी में आता है, फर्स्ट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. जस्ट वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेल बीइंग. उसी तरह जैसे कि हमें फूड चाहिए होता है हमारी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, उसी तरह प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये प्लांट को कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स को ये एयर, वाटर और सॉइल देते हैं ये न्यूट्रिएंट्स. दे आर प्रोवाइडेड बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स. बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स है. जैसे एयर क्या देती है ये आपको लर्न करना है. एयर से कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है प्लांट्स को. हाइड्रोजन वाटर से मिलती है. और सॉइल जो और जितने भी मिनरल्स हैं, जैसे कि 13 न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट्स को सॉइल प्रोवाइड करता है. अमंगस दीज सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़. कुछ ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं प्लांट्स को और कुछ थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए होते हैं वो बोले जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, इन्हें बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. नाउ दिस इज़ द टेबल, लर्न दिस टेबल. एयर से मिलता है कार्बन, ऑक्सीजन. वाटर से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सॉइल से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. लर्न ऑल दीज एग्जांपल्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन. लर्न दिस टेबल 15.1. Deficiency of these nutrients affects physiological processes in plants including reproduction. किसी भी एक न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो प्लांट के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, प्लांट के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, या बहुत सारी जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ये सब अफेक्ट होती हैं. जैसे कि रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस, ये सब अफेक्ट होती हैं. To increase the yield, the soil can be enriched by supplying these nutrients. और अगर क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने होते हैं, जिससे कि प्लांट्स ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके. और ये न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में दिए जाते हैं प्लांट्स को? ये दिए जाते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में. मैन्योर को जिसे हिंदी में खाद बोला जाता है, तो ये मैन्योर प्लांट्स को दी जाती है, और या फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं. और मैन्योर्स दे आर द नेचुरल. तो जो मैन्योर यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है, जो आज के टाइम में बहुत यूज़ की प्रेफर की जा रही है, जिसमें केमिकल्स यूज़ नहीं होते, दैट इज़ द ऑर्गेनिक फार्मिंग. मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. जो एनिमल्स, जो फार्म में जो एनिमल्स रखे जाते हैं, जैसे कि ऑक्स हो गए या डिफरेंट एनिमल्स, इनका जो डंग होता है, इनका डंग जो होता है उसे मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है. या वहाँ पे जो प्लांट जो हार्वेस्टिंग हो गई उसके बाद प्लांट्स के जो पार्ट्स रह जाते हैं उसको एज अ मैन्योर यूज़ कर लिया जाता है. तो ये दे ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ये सब सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देते हैं. मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन एनिमल एक्सक्रीटा. एनिमल्स का जो वेस्ट होता है, जो उनकी बॉडी से निकलता है, एनिमल एक्सक्रीटा. और प्लांट का जो वेस्ट होता है उसका डीकम्पोजिशन होता है बाय बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको डीकम्पोज करके उसको मैन्योर या खाद बना देते हैं. मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल्स. क्या फंक्शन है मैन्योर का? सॉइल को एनरिच करना, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना, जिससे उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाए, ऑर्गेनिक मैटर, एंड इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए. द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग द सॉइल टेक्सचर. ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है मैन्योर के अंदर, उससे सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है, सॉइल और अच्छी होती है.
दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल्स। सैंडी सॉइल्स वाटर को ज़्यादा पकड़ के होल्ड करके रख सकती है अगर मैन्योर्स इनमें ऐड की जाती है। इन क्लेई सॉइल्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर क्लॉगिंग। वाटर क्लॉगिंग नहीं होती, प्रॉपर ड्रेनेज होती है, वाटर अच्छे से सॉइल के अंदर सीप भी कर पाता है ऊपर वाटर, क्योंकि क्लेई सॉइल में ना वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी ऊपर खड़ा रह जाता है, तो इसको भी ये प्रिवेंट करता है। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल। अगर जब हम मैन्योर यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब हम बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एडवांटेजियस, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होती है। एनवायरनमेंट को उससे कोई हार्म नहीं पहुंचता। अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, एनवायरनमेंट को हार्म होता है। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल, वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल जितना भी फार्म में प्रोड्यूस हो रहा है, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, उसको रिसाइकिल करके मैन्योर बना लें तो दैट इज़ वेरी गुड, और वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा और वो यूज़ भी हो जाएगा, वापस से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड, मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करने हैं। फर्स्ट तरह का जो मैन्योर होगा वो कंपोस्ट होगा और वर्मी कंपोस्ट होगा। द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइफ स्टॉक एक्सक्रीटा, जैसे कि काउडंग हो गया, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सारा वेस्ट, इरेडिकेटेड वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं फार्म में, उन सबको एक बड़ा सा खड्डा बना देना चाहिए और उस खड्डे में उसको डाल देना चाहिए। दैट मेथड इज़ नोन एज कंपोस्टिंग। द कंपोस्ट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो कंपोस्ट है ये ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। कंपोस्ट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स। ये अर्थवॉर्म्स को यूज़ करके भी बनाया जाता है, जो रेड वॉर्म्स होते हैं, तो अर्थवॉर्म्स को जो वेस्ट होता है उसके साथ छोड़ दिया जाता है, वो अर्थवॉर्म्स उसको खाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, और इस तरह की जो मेथड होता है उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, और इससे वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस होता है। ग्रीन मैन्योर, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैन्योर प्रोड्यूसेस द ग्रीन मैन्योर। प्रायर टू द सोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स को सो करने से पहले या उसको सीड्स को लगाने से पहले सॉइल में कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि सन हेम्प या गुवार, इनको लगाया जाता है फील्ड्स में। एंड देन मल्च्ड बाय प्लोइंग, मतलब उसको फिर सॉइल में उसको मिक्स कर दिया जाता है। पूरा जो ग्रीन प्लांट जो ग्रो हुआ था, जो उससे जो ऑब्टेन होते हैं ग्रेन्स या जो भी फार्मर्स को चाहिए होता है वो ले लेते हैं, फिर इस प्लांट को सॉइल प्लोइंग के टाइम पे मिक्स कर देते हैं पूरे प्लांट को सॉइल में, इनटू द सॉइल। दीज ग्रीन प्लांट्स दस टर्न इनटू द ग्रीन मैन्योर। ये ग्रीन प्लांट्स ग्रीन मैन्योर में टर्न हो जाते हैं, विच हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इससे सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सॉइल में चले जाते हैं, तो प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स को आराम से यूज़ कर पाते हैं। बाद में जो भी प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होंगे उनको सॉइल से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ द फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स जो है फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम को ऐड करते हैं। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, जिससे प्लांट्स की अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हो, उनकी लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, ये सब अच्छे से ग्रो करें। गिविंग राइज टू द हेल्दी प्लांट्स ग्रो हो। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड्स ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग। तो ये हाई कॉस्ट फार्मिंग होती है फर्टिलाइजर से, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कॉस्टली होते हैं। इससे प्रोडक्शन तो बढ़ती है बट फार्मर की भी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ जाती है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लॉयड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज। इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर डोज यूज़ करनी चाहिए, ओवर डोज नहीं होनी चाहिए फर्टिलाइजर्स की फार्म्स में। टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन, प्री एंड द पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स फर्टिलाइजर्स, कई बार क्या होता है जब रेन आती है या जब वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो फर्टिलाइजर्स है ये पानी के साथ बह के प्लांट्स जो एब्जॉर्ब नहीं करते, जो सारे फर्टिलाइजर्स वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं
और ये एक्सेस फर्टिलाइजर्स जो हैं ये पानी के साथ बह जाते हैं और बह के आसपास की जो वाटर बॉडीज़ है, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स है ये जो वाटर बॉडीज़ में पहुँच जाते हैं ये वाटर पॉल्यूशन करते हैं वहाँ जाके। Also, as we have seen in the previous chapters, continuous use of fertilizers in an area can destroy soil fertility. अगर किसी एक soil पे continuously fertilizers को use किया जाए तो soil की fertility ख़त्म हो जाती है, soil की जो fertility है वो कम हो जाती है, because the organic matter in the soil is not replenished. जो organic matter है वो नहीं आ रहा soil में, सिर्फ हम chemicals add करे जा रहे हैं। तो soil के अंदर जो organic matter वो manure से ही add हो सकता है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सॉइल इन द सॉइल आर हार्म्ड। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जो डीकम्पोजिशन करते हैं, मैन्योर बनाते हैं, उनको हार्म पहुंचता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं बाय द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो मिलते हैं फार्मर्स को कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर लिया तो प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ गई। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कोई बेनिफिट नहीं होता, उनको नुकसान होता है। उनकी जो फील्ड है, फील्ड की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इसके लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो मैन्योर बहुत अच्छी होती है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है जो मैन्योर यूज़ की जाती है, बिकॉज वो ऑर्गेनिक होती है। हैव टू बी कंसिडर्ड वाइल एमिंग फॉर ऑप्टिमम यील्ड्स इन द क्रॉप प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग का सिस्टम है, इज़ अ फार्मिंग सिस्टम with minimal or no use of chemicals or fertilizers, herbicides, pesticides, ये कुछ भी यूज़ नहीं किए जाते, with a maximum input of inorganic waste। उसमें फार्म्स में सिर्फ ऑर्गेनिक मैन्योर्स ही डाली जाती हैं जिससे प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। रिसाइकल फार्म वेस्ट यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ बायो एजेंट्स सच एज द कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी यूज़ करी जाती है इन द प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। ये बायो फर्टिलाइजर्स ब्लू ग्रीन एल्गी से बनाए जाते हैं। नीम लीव्स, टर्मरिक स्पेसिफिकली इन द ग्रेन स्टोरेज। अगर ग्रेन को स्टोर करके रख रहे हैं, जैसे गेहूँ के जो सीड्स हैं उनको स्टोर करके रखना है तो उसमें नीम की पत्तियाँ यूज़ करेंगे या हल्दी यूज़ करेंगे एज बायो पेस्टिसाइड्स। तो ये आप एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे बायो पेस्टिसाइड्स के। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये बायो फर्टिलाइज़र है। ये सारे एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए। With healthy cropping systems, mixed cropping, intercropping, crop rotation, these cropping systems are beneficial in insect, pest and the weed control besides providing nutrients. तो जितने भी cropping systems हैं ये beneficial होते हैं insect, pest और इन सबको control करने के लिए, and weed control besides providing nutrients। तो ये soil में nutrients तो provide करते ही हैं बट इनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं प्लांट्स की। इरिगेशन, मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेन फेड। बारिश का जो पानी आता है, रेन का जो पानी आता है, मोस्टली एग्रीकल्चर उसी पे डिपेंडेंट है इंडिया में। दैट इज़ द सक्सेस ऑफ द क्रॉप्स। अगर प्रॉपर रेन आएगी तो क्रॉप्स ग्रो होंगे। अगर किसी रीजन में मानसून फेल हो जाता है, सफिशेंट रेनफॉल नहीं आती, तो फिर वहाँ पे क्रॉप्स का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता क्योंकि प्लांट्स को पानी नहीं मिल पाता। अगर पुअर मानसून है दैट कॉज द क्रॉप का फेलियर हो जाता है। इंश्योर दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेजेस। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इरिगेशन। जिस टाइम पे प्लांट को जिस स्टेज पे पानी चाहिए उस टाइम पे उसके ग्रोइंग सीजन में उसे पानी मिलना चाहिए। कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एनी क्रॉप। Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation। तो प्रॉपर इरिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर प्लांट्स को वाटर मिलना चाहिए। ड्रॉट कैसे होता है, सूखा कैसे पड़ता है? जब कभी भी पानी की कमी हो जाती है या रेनफॉल प्रॉपर नहीं आती है तो ड्रॉट पोजेज अ थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज। दीज फार्मर्स डू नॉट यूज़ इरिगेशन। ये इरिगेशन मेथड्स यूज़ नहीं करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो लाइट सॉइल्स होते हैं ये वाटर को होल्ड नहीं कर पाती हैं, ये वाटर को पकड़ के नहीं रख पाती हैं, जिसका मतलब वो ड्राई रहती हैं। इन एरियाज विद लाइट सॉइल्स क्रॉप गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशंस। तो जहाँ पे ड्राई सॉइल्स होते हैं वहाँ पे अगर सूखा पड़ जाता है तो क्रॉप्स बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि सॉइल में पानी नहीं है तो प्लांट्स को पानी कैसे मिलेगा।
अगर सॉइल भी होल्ड करके रखती है तो क्रॉप्स वो वाटर को यूज़ कर सकते हैं. साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज़ विच कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशंस. तो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करी हैं जो ऐसी ड्रॉट कंडीशंस को फेस कर सकते हैं और वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. तो इंडिया हैज़ अ वाइड वेराइटी, बहुत वाटर रिसोर्सेज है इंडिया में. हाईली वेरिड क्लाइमेट है यहाँ पे. अंडर सच कंडीशंस सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू द एग्रीकल्चरल लैंड्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल. जैसे कि वेल्स से पानी दिया जाता है फील्ड्स को, कैनाल वाटर यूज़ किया जाता है, रिवर, टैंक्स. वेल दो तरह के हो सकते हैं, एक तो डग वेल्स होते हैं और एक ट्यूब वेल्स होते हैं. डग वेल जो है वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा. जो नीचे वाटर कलेक्ट हो जाता है अंडरग्राउंड में, वहाँ से वाटर को निकाला जाता है. ट्यूब वेल्स जो हैं कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा. और ज़्यादा नीचे से जो वाटर को ट्यूबवेल्स के थ्रू निकाला जा सकता है, जो ग्राउंड वाटर नीचे स्टोर है अंडरग्राउंड. फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज़ लिफ्टेड बाय पंप्स. पंप से वाटर को लिफ्ट करके पहले निकाला जाता है, फिर उसे इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है. कैनाल्स, दिस इज़ यूजुअली एन elaborate and extensive irrigation system, and in this canal system receive water from one or more reservoirs or from rivers. In this canal receive water from one or more reservoirs. तो कैनाल सिस्टम में जो वाटर रिजर्वायर्स से या फिर रिवर्स से आता है, द मेन कैनाल, जो मेन कैनाल होती है उसको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है जिससे फील्ड्स को वाटर मिल सके. रिवर लिफ्ट सिस्टम्स इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज़ इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर. जहाँ पे कैनाल का फ्लो इनसफिशिएंट होता है जिन एरियाज़ में, या रिजर्वायर प्रॉपर इनएडिक्वेट रिजर्वायर है, प्रॉपर वाटर स्टोरेज नहीं है, तो वहाँ पे लिफ्ट सिस्टम यूज़ होता है. Water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas close to the rivers. तो वाटर को रिवर्स से लिया जाता है, लिफ्ट सिस्टम यूज़ करके उस वाटर को इरिगेशन के लिए फील्ड्स तक पहुंचाया जाता है. टैंक्स, दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर्स विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ द स्मॉलर कैचमेंट एरियाज. तो ये छोटे छोटे इस तरह से बना दिए जाते हैं स्टोरेज रिजर्वायर्स, कैचमेंट एरियाज, जहाँ पे पानी को होल्ड करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है. इस तरह से टैंक्स बना के तो वाटर फ्लो नहीं हो, वाटर वहाँ पे आके स्टोर हो जाए. तो फ्रेश इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये बहुत अच्छा मेथड है जो आजकल यूज़ हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें रेन वाटर को स्टोर किया जाता है. जो भी रेन वाटर गिरता है उसको टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है. एंड वाटर शेड मैनेजमेंट. सो ये बहुत अच्छे मेथड्स हैं जो आज के टाइम में यूज़ किए जा रहे हैं. दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स. छोटे छोटे चेक डैम्स बना दिए जाते हैं विच लीड टू एन इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल. छोटे छोटे जगह पे जैसे डैम्स बना दिए जाते हैं, सॉइल को जैसे छोटी छोटी ऐसी दीवारें बना दी जाती है तो उस एरिया में वाटर कलेक्ट हो जाता है. तो जब वाटर कलेक्ट हो जाएगा तो वो नीचे अंडरग्राउंड सीप हो जाएगा, अंदर चला जाएगा वाटर, ग्राउंड लेवल बढ़ जाएगा जिससे. द चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर. ये रेन वाटर को भी रोकते हैं, पानी बहता नहीं है, पानी वहाँ पे स्टोर हो जाता है. एंड फ्रॉम फ्लोइंग अवे, तो जिससे पानी आगे जाता भी नहीं है, सॉइल का इरोजन भी नहीं होता. जो टॉप सॉइल है वो पानी के साथ बहती भी नहीं है, वो वहीं पे रहती है. और जो वाटर इकट्ठा हुआ है वो फार्मिंग के लिए वो लोग यूज़ कर लेते हैं इरिगेशन में, और वाटर धीरे धीरे ग्राउंड में नीचे अंदर चला जाता है जिससे ग्राउंड का वाटर लेवल भी बढ़ जाता है. सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, and the rest of the chapter we will cover in the next part 2 of this chapter. So please like the video, share it with your friends and subscribe the channel. If you have not subscribed, please press the bell button so that whenever I upload the new content you may get the notification and you can watch the video. So I'll see you in the next video in the part 2 of the chapter. Till then, bye bye and take care.